नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस की ग्राउंड रियलिटी पर। दिए गए स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम और हाई स्टेक्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया बन चुका है। ये चुनाव मुख्य रूप से दो कारणों से चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला, यहाँ देखी जा रही एक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, और दूसरा, लोगों के बीच का बेहद तीव्र सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव। आज हम इन्हीं पहलुओं की गहराई में जाएंगे। इस चर्चा में हम 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे राज्य की अभूतपूर्व सुरक्षा से, फिर चलेंगे नारों की युद्ध पर, उसके बाद फलता का स्थानीय विवाद, फिर द सिंघम कंट्रोवर्सी और आखिर में इस सब का लोकतांत्रिक अखंडता पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी फोर्ट्रेस, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या KAPF की तैनाती का एक ऐसा पैमाना जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। सोचिए, चुनाव आते हैं तो सुरक्षा बढ़नी ही है, राइट? पर जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वेस्ट बंगाल चुनाव में CAPF की लगभग 2407 कंपनीज डिप्लॉय की गई हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मणिपुर संकट के सबसे बुरे दौर में जब हालात इतने खराब थे, तब भी वहां सिर्फ 288 कंपनीज भेजी गई थी। दोनों संख्याओं का ये असाधारण अंतर ही अपने आप में बताता है कि यहाँ खतरे का आकलन आखिर कितना बड़ा है। जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? सिंपल टर्म्स में कहें तो 1:100, यानी पहले फेज में हर 100 मतदाताओं पर एक सुरक्षाकर्मी खड़ा था। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हमारे देश में आमतौर पर 811 लोगों पर एक डॉक्टर होता है और करीब 650 लोगों पर एक पुलिस वाला। ऐसे में हर 100 वोटर्स पर एक CAPF जवान की तैनाती इस चुनाव की गंभीरता को पूरी तरह से दर्शाती है। अब किसी के भी मन में ये सवाल आएगा कि इतनी भारी सुरक्षा आखिर क्यों? दरअसल इलेक्शन कमीशन ने नॉर्थ कोलकाता के लगभग 45% यानी करीब आधे बूथ्स को सुपर सेंसिटिव या अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। और ये कदम खास तौर पर उन बूथ्स पर उठाया गया जहां वोटर लिस्ट से 150 या उससे ज्यादा नाम हटाए गए थे। ये चीज स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच विश्वास की भारी कमी को खुलकर उजागर करती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द स्लोगन वॉर। एक ऐसा चुनावी मैदान जहां संस्कृति और भाषण आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ फिजिकल सुरक्षा तक तो सीमित है नहीं, ये एक तीव्र सांस्कृतिक और सियासी जंग भी है। हर तरफ अलग अलग नारों ने विचारधाराओं की लकीरें खींच दी हैं। एक तरफ TMC का नारा है, बांग्ला निजेर में ये के चाय, जिसका मतलब है बंगाल अपनी ही बेटी चाहता है। ये सीधे तौर पर क्षेत्रीय पहचान पर जोर देता है। वहीं BJP असूल परिवर्तन और सुनार बांग्ला जैसे नारों के जरिए विकास और बदलाव की बात कर रही है। साथ ही जय श्री राम का इस्तेमाल एक धार्मिक जुड़ाव बनाने के लिए भी हो रहा है। पर इन सब के बीच एक नारा ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, और वो नारा है खेला होबे, जिसका हिंदी में अर्थ है खेल शुरू हो चुका है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि स्लोगन का उद्गम एक्चुअली पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक नेता शमीम उस्मान से हुआ था। सुनने में ये बड़ा स्पॉटी और प्लेफुल लगता है, लेकिन वेस्ट बंगाल आते आते ये एक बेहद तीव्र राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन गया। ये इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसके DJ वर्जन्स तक इंटरनेट पर छा गए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, फ्लैश पॉइंट फाल्टा। ये चुनावी तनाव का जैसे एक छोटा रूप या माइक्रोकॉज्म बन गया है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आता है ये फलता क्षेत्र, और यहाँ मतदान के दिन घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। सुबह 11 बजे तक सब नॉर्मल था, लगभग 40% शांतिपूर्वक मतदान हो चुका था। लेकिन दोपहर आते आते माहौल अचानक गर्मा गया। BJP ने आरोप लगा दिया कि EVM पर उनके उम्मीदवार का बटन टेप से ब्लॉक कर दिया गया है। बवाल इतना बढ़ा कि कैंडिडेट्स आपस में भिड़ गए, बूथ रिगिंग के आरोप लगने लगे, और शाम होते होते चुनाव आयोग को घोषणा करनी पड़ी कि भाई अगर टेप लगाने वाली बात की पुष्टि होती है तो यहाँ सीधा रीपोलिंग कराई जाएगी। और इसी गर्मा गर्मी ने एक नए विवाद को जन्म दिया, हमारा चौथा हिस्सा, द सिंघम कंट्रोवर्सी। ये बेसिकली स्थानीय नेताओं और केंद्रीय अधिकारियों के बीच का एक फिल्मी टकराव है। तो देखिए हुआ क्या। फालतू में चुनाव निगरानी के लिए यूपी कैडर के एक IPS ऑफिसर को भेजा गया, अजय पाल शर्मा। शर्मा जी को लोग सिंघम भी कहते हैं, उनके 500 से ज्यादा एनकाउंटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। उन्होंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान की Y कैटेगरी सुरक्षा पर कड़े सवाल उठा दिए। नतीजा क्या निकला? मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां एक PIL दायर करके इस ऑब्जर्वर पर ही पक्षपात और लोगों को धमकाने का आरोप लगा दिया गया। इस मुद्दे पर BJP चुप कैसे रहती? उन्होंने इसे एक व्यवस्थित धांधली बताया।
बीजेपी नेता अमित मालविया ने इस पूरे इंसिडेंट को डायमंड हार्बर मॉडल का नाम देते हुए कहा कि यही वो एग्जैक्ट तरीका है जिसने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनकी लोकसभा सीट जीतने में मदद की थी। यानी बीजेपी इस स्थानीय घटना को किसी एक दिन का झगड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पैटर्न के रूप में पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ से टीएमसी का रिएक्शन भी किसी मसाला मूवी के डायलॉग से कम नहीं था। उन्होंने उस आईपीएस ऑफिसर के सिंघम टैग पर ठीक उसी फिल्मी अंदाज में पलटवार किया। अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए देश का ये चुनावी माहौल किस हद तक व्यक्तिगत और नाटकीय रूप ले चुका है। ये सब देखकर हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, इवैल्यूएटिंग डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी। स्लोगन्स और ग्राउंड लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अब बारी है इस पूरे माहौल के निष्पक्षता पर असर को परखने की। यहाँ एक बहुत बड़ी कश्मकश सामने आती है जो इन स्रोतों ने उजागर की है। एक तरफ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने की सख्त मांग है। विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी दलील देते हैं कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह विफल है, इसलिए इन केंद्रीय बलों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व चुनाव आयुक्त जवाहर सरकार जैसे विशेषज्ञ एक अलग पॉइंट रखते हैं। उनका मानना है कि जब मतदाता इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों को अपने आसपास देखते हैं तो उनके दिमाग पर एक भारी वैज्ञानिक दबाव पड़ता है और इससे चुनाव का जो एक आजाद और नॉर्मल माहौल होना चाहिए वो बदल जाता है। और इसीलिए ये पूरा विश्लेषण आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकता है। एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के इरादे और जिन मतदाताओं को सुरक्षा देनी है, अनजाने में उन्हें ही डर या दबाव में डाल देने के बीच वो लक्ष्मण रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में देश की चुनाव व्यवस्था का आगे का भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।